नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ये स्टडी टीचिंग में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कोहलर का नैतिक विकास का सिद्धांत, जो कि सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को करते हैं ध्यान से। कोहलर का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलर वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? 1958 में। कोहलर वर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो इन्होंने कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में संशोधन 1981 तथा 1984 में किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग का मत है कि बालक के नैतिक विकास के क्रम को समझने के लिए उसके तर्क और चिंतन के स्वरूप का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करना आवश्यक है। बालक जब कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तब उसके आधार पर उसकी नैतिकता का सही आकलन नहीं किया जा सकता। बालकों में प्राय देखा गया है कि बालक जो कार्य करता है वह किसी डर या दबाव या प्रलोभन के कारण करता है। बालकों पर नैतिक चिंतन उसके स्वयं के निर्णय पर आधारित नहीं होता। इसके विपरीत कोहलबर्ग बालकों के नैतिकता के विकास को समझने के लिए उनके सम्मुख दुविधा पर आधारित समस्यात्मक परिस्थितियों को उत्पन्न करता है और यह देखने का प्रयास करता है कि बालक इस परिस्थिति में क्या सोचते हैं तथा वह किसी निष्कर्ष या निर्णय पर पहुंचने के लिए किसी तर्क और चिंतन के द्वारा उचित व्यवहार के लिए निर्णय लेता है। कोलबर्ग ने अपने अध्ययन से सिद्ध किया कि बालकों के अंदर नैतिकता का विकास किसी परिस्थिति जन्य कारणों से विकसित नहीं होता, अपितु उसके स्वयं के तर्क करने की क्षमता के कारण ही विकसित होता है। उन्होंने एक नैतिकता के बारे में बताया, यह एक ऐसा गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। इससे सामाजिक परिवेश में इसे बालक जो है सामाजिक परिवेश से सीख लेता है और जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। वह अच्छा या बुरा समाज से ही सीख पाता है। इनका डायग्राम बना रखा है, देख लीजिए। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को स्टेज थ्योरी भी कहा है। उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को 6 अवस्था में डिवाइड करा है। उन्होंने सार्वभौमिक माना है। सार्वभौमिक का अर्थ है कि कोई भी बच्चा हो वह इन अवस्थाओं से होकर जरूर गुजरता है। नैतिक विकास की अवस्था एक निश्चित क्रम में आती है। इस क्रम को बदला नहीं जा सकता। सारे बच्चों और सभी इस क्रम के द्वारा गुजरे हुए हैं। नैतिक विकास की अंतिम अवस्था में पहुंचने वाले बालकों की संख्या बहुत कम होती है। नैतिक तर्क शक्ति के आधार पर बालकों को और वे उनमें व्यक्तिगत भिन्नता होती है उसके आधार पर। ठीक है, अब नैतिक विकास की जो स्टेजेस होती है 6 उसे बता रहा हूँ मैं। ये डायग्राम मैंने बना रखा है। कोलबर्ग 6 जो स्टेजेस है मॉरल डेवलपमेंट की, और 3 स्तर है। पहले स्तर देख लेते हैं। प्री कन्वेंशनल 3 से लेकर 7। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कन्वेंशनल पारंपरिक जो होती है, और पोस्ट कन्वेंशनल उत्तर पारंपरिक जो होती है, पोस्ट कन्वेंशन एडल्टहुड होता है जो। ठीक है, ये 3 स्तर में बांट सकते हैं और हर स्तर में 2 अवस्थाएं होती है। प्री कन्वेंशनल में 2 होती है, जैसे कि आज्ञा और दंड की अवस्था और घमंड की अवस्था। उसके बाद दूसरे वाले में जैसे मॉरल रीजनिंग बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एथिक्स। उसके बाद जैसे थर्ड वाला है, इसमें है मॉरल रीजनिंग और बेस्ड और पर्सनल इफेक्ट एथिक्स। तो ये 6 अवस्था हैं। कोलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने दोनों अवस्थाओं को एक साथ रखकर 3 स्तरों पर बांट रखा है। हमें इसकी व्याख्या की है जो कि इस प्रकार है। हम इसकी अभी व्याख्या करेंगे, ध्यान से देखिए। पहले ये ठीक से समझ लेते हैं 6 अवस्थाएं कौन कौन सी है। स्तर तो 3 है, ये 2 और 3, जैसे कि मैंने डायग्राम में बताया था। हर स्तर में 2 अवस्थाएं। पहले वाले में आज्ञा एवं दंड की अवस्था, दूसरे वाले में पहले के दूसरे में अहंकार की अवस्था, और दूसरे के पहले में प्रशंसा की अवस्था और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की व्यवस्था। उसके बाद तीसरे का पहले में स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक समझौते की अवस्था, और सार्वभौमिक सिद्धांत का अवस्था लास्ट में तीसरे का बी।
पूर्व परंपरागत अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, पूर्व परंपरागत अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है? जब बालक बाहरी तत्व या घटना के आधार पर किसी व्यवहार को नैतिक अनैतिक मानता, बाहरी तत्व के आधार पर, तो उसे नैतिक तर्क प्री कन्वेंशनल स्तर की ही कही जाती है। इसमें दो अवस्थाएं होती हैं। ये है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। आज्ञा दंड में क्या होता है? इस अवस्था में बालक का चिंतन स्तर दंड या डर के कारण प्रभावित होता है। बालक का पालन पोषण परिवार के अंदर किया जाता है। जब बालक किसी आज्ञा का उल्लंघन करता है तो परिवार के सदस्यों द्वारा उसे दंड दिया जाता है। दंड मिलने के कारण बालक के अंदर आत्मबोध होता है। यदि उसके द्वारा किसी आज्ञा का उल्लंघन किया जाता है तो उसे दंड मिलेगा। अतः उसके मन में विचार आ जाएगा कि दंड से बचने के लिए आज्ञाकारी होना आवश्यक है। बालकों को जब किसी कार्य को पूर्ण करने के कारण दंड नहीं मिलता तो वह नैतिक व्यवहार के अंतर्गत आ जाता है। अच्छा व्यवहार है, इसके माध्यम से दंड नहीं मिला, जिस कारण उस कार्य को करने के लिए, जब उसे किसी कार्य को करने के लिए दंड मिलता है तो वो सोचता है फिर ये अनैतिक कार्य है, वो कार्य को नहीं करता। ठीक है, सही गलत का निर्णय दंड पुरस्कार के आधार पर होता है इस स्टेज में। उसके बाद अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। इसमें क्या है? इस अवस्था में बालक के उम्र बढ़ने के कारण उसमें जो चिंतन विकार और विचार करने के जो स्वरूप है उसमें डिफरेंस आने लगता है। बालक अपनी आवश्यकता और इच्छाओं की पूर्ति के लिए विचार करने लगता है। कभी कभी वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति झूठ बोलकर या चोरी कर कर पूर्ण करता है। झूठ बोलकर या चोरी कर कर इच्छा पूर्ति को बालक इस अवस्था में उचित मानते हैं और उसमें अहंकार आ जाता है। उसके बाद दूसरी स्टेज है परंपरागत। इस स्टेज में बालकों का व्यवहार उनके माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होता है। इसमें दो अवस्थाएं होती हैं जो इस प्रकार है, देख लेते हैं कौन कौन सी है। पहली प्रशंसा की अवस्था, प्रशंसा या अच्छा लड़का लड़की की अवस्था, इसे ये भी बोल सकते हैं। इस अवस्था में क्या होता है? बालकों के अंदर नैतिक विकास की तीसरी अवस्था है प्रशंसा पर आधारित होती है। बालक जब कोई ऐसा कार्य करता है जिसकी स्वीकृति परिवार समाज के सभी वर्गों में होती है तो वह उस कार्य को प्रशंसा प्राप्त करने के लिए करता है। इस अवस्था के बालकों के अंदर कौन सा कार्य प्रशंसनीय है और कौन सा निंदनीय है उसमें अंतर करने की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। बालक इस अवस्था में उन्हीं व्यवहारों और कार्यों को अच्छा मानता है जिनकी प्रशंसा पाठशाला परिवार समाज में होती है। ठीक है बच्चों, अब दूसरे का सेकंड, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था जो होती है। बालक के नैतिक विकास की चौथी अवस्था है। बालक इस अवस्था में समाज को इसलिए महत्वपूर्ण मानता है क्योंकि उसके द्वारा किए गए कार्य को समाज के द्वारा स्वीकृत मिलती है और उसके लिए उसे प्रशंसा भी मिलती है। जैसे मैंने पहले बताया था, प्रशंसा मिलती है। इस अवस्था में बालक यह विचार करने लगता है, सोचने लगता है कि उसे केवल वही कार्य करना चाहिए जो समाज द्वारा स्वीकृत है, समाज जो अच्छा मानता है। जो बुरा मानता है उसे नहीं करना चाहिए। समाज के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए बालक समाज उपयोगी और प्रशंसनीय कार्य को अपना कर्तव्य समझकर पूर्ण करने लगता है। उनके अंदर इस बात का बोध होता है कि जिस कार्य को करने की स्वीकृति समाज प्रदान नहीं करता वह अनैतिक है। तो ये चौथी अवस्था हो गई। अब हम तीसरे स्तर की बात करते हैं, जिसे कहेंगे उत्तर परंपरागत स्तर या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज या एडल्टहुड कहते हैं इसे। इसमें पहली अवस्था है सामाजिक समझौते की अवस्था। इसमें क्या होता है बताता हूँ। इस अवस्था तक पहुँचने में व्यक्ति के नैतिक विकास की दिशा अत्यधिक प्रगतिशील हो जाती है। इस अवस्था के व्यक्तियों के अंदर नैतिक चिंतन का स्तर काफ़ी ऊंचा हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति के अंदर नैतिक व अनैतिक में अंतर करने की प्रवृत्ति जैसी जैसी वो बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं,
विकसित होती रहती है। इस अवस्था में व्यक्ति यह मानने लगता है कि व्यक्ति को अपना जीवन का सुचारू संचालन के लिए समाज द्वारा बनाए गए मान्यता और नियमों का पालन एक समझौते के तहत करना है। इस अवस्था में वह मानने लगता है कि समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का से व्यक्ति जो है जीवन और उसके अधिकारों की रक्षा होती है। व्यक्ति के द्वारा किए गए वे सभी कार्य उनकी स्वीकृति समाज से प्राप्त होती है, नैतिक माने जाते हैं, और उसके विपरीत होने वाले सभी कार्य अनैतिक माने जाते हैं। अब लास्ट है छठा स्तर, सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था, यूनिवर्सल प्रिंसिपल, इसे विवेक की अवस्था भी कहते हैं। व्यक्ति के नैतिक विकास की अंतिम अवस्था है। व्यक्ति इस अवस्था में अच्छे बुरे, गलत सही, उचित अनुचित, मर्यादित अमर्यादित, उपयुक्त अनुपयुक्त के संबंध में अपने व्यक्तिगत विचार प्रस्तुत करने में समर्थ होता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने विवेक के माध्यम से अधिकांश निर्णय लेता है। व्यक्ति उन्हीं तथ्यों एवं बातों को स्वीकार करता है जिसे करने के लिए उसका विवेक उसे अनुमति प्रदान करता है। इसके बाद हम करते हैं नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य। व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य का जो है नैतिक विकास पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बालकों का मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के कारण बालक अच्छी तरह से विचार मंथन एवं चिंतन करता है। इस प्रकार स्वस्थ बालक अच्छे विचारों को ठीक प्रकार से एवं शीघ्रता से ग्रहण करते हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ जो बालक है उसका नैतिक विकास अच्छी तरह से होता है। दूसरा कारक है पारिवारिक वातावरण। बालक के अंदर नैतिकता जो है का समुचित विकास परिवार के द्वारा ही विकसित होता है। अच्छा बुरा उचित अनुचित सद्गुणों का विकास माता पिता से बालकों में ट्रांसफ़र होता है। यदि बालकों को परिवार में प्रेम और स्नेह मिलता है तो उसे नैतिक विकास जो है बेहतर होता है उसका। और इसके विपरीत परिस्थिति जिसमें नैतिक विकास प्रभावित होता है और वे अनैतिक कार्यों की तरफ आकर्षित हो जाता है। उसके बाद तीसरा कारक है नैतिकता पर समूह का प्रभाव। बालक या व्यक्ति के नैतिक व्यवहार को समूह में रहने वाले अन्य सदस्य उसके साथी भी प्रभावित करते हैं। बालक यदि किसी कार्य को कर रहा है तो वह नैतिक है अथवा अनैतिक, इसकी स्वीकृत समूह के सदस्य एवं मित्रों के विचार पर केंद्रित होता है। समूह जिस कार्य को करने की स्वीकृति प्रदान करता है व्यक्ति उसे ही नैतिक व्यवहार मानने लगता है और मानकर पूर्ण करता है। उसके बाद धर्म का प्रभाव। समाज में वास करने वाले सभी नागरिक किसी न किसी धर्म का अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं। धर्म से ही हमें नैतिकता की प्राप्ति होती है। धर्म व्यक्ति की को जो है सद्गुणों पर चलने, सत्य बोलने अथवा उचित आचरण करने की शिक्षा प्रदान करता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के नैतिक विकास पर धर्म का प्रभाव पड़ता है। अब पांचवी जो नैतिक विकास की को प्रभावित करने वाला कारक है मानसिक क्रिया। व्यक्ति के नैतिक विकास को मानसिक क्रियाएं भी प्रभावित करती है। मूर्ख व्यक्ति और जो बुद्धिमान व्यक्ति है के नैतिक आदर्श और मूल्यों में अंतर उनकी बुद्धि और मानसिक योग्यता के कारण प्रभावित होती है। बालक अपनी मानसिक योग्यता क्षमताओं के कारण परिस्थितियां एवं समाज को समझकर सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप अपने को प्रभावित करते हुए नैतिक विकास करता है। और लास्ट में सूचना के स्रोत, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक, दूरदर्शन, सिनेमा और विज्ञापन एवं इंटरनेट आदि सूचना के साधन हैं और ये नैतिक विकास को प्रभावित करते हैं। महापुरुषों के व्यक्तित्व को पढ़ने से, कक्षा में चलचित्र के माध्यम से पाठ्यक्रम को देखने से, समाचार पत्र पत्रिकाओं के संपादकीय को पढ़ने से एवं ज्ञानवर्धक बातों को सुनने से बालकों के नैतिक विकास में परिवर्तन होते हैं। तो ये 6 नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक थे। ठीक है, और ये टॉपिक इस प्रकार से समाप्त होता है। और वीडियो पसंद